डियर स्टूडेंट, अब तक जो मैंने आपको अध्ययन कराया है उसमें कीमत प्रभाव इन प्राइस इफेक्ट, उसके बाद समांतर कीमत उपभोग वक्र, ऋणात्मक कीमत उपभोग वक्र, कीमत उपभोग वक्र का ढाल तथा वस्तु की श्रेणी, और ऋणात्मक आय प्रभाव, ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव, जिसके अंतर्गत पीसीसी इक्वल टू कीमत उपभोग वक्र का ढाल धनात्मक, पीसीसी1 इक्वल टू कीमत उपभोग वक्र का ढाल क्षैतिज, पीसीसी2 इक्वल टू कीमत उपभोग वक्र का ढाल लंबवत, और पीसीसी3 इक्वल टू कीमत उपभोग वक्र का ढाल ऋणात्मक। इन सब का मैंने कल तक आपको अध्ययन कराया है इससे पहले वाले वीडियो में। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आज हम जो अध्ययन करेंगे उसके अंतर्गत प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अब देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव आम बोलचाल की भाषा में अगर एक वस्तु के बदले में किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। लेकिन यहाँ किताबी भाषा में इसका जो अर्थ है वह समझें। जब दो वस्तुओं में से एक वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तब दूसरी वस्तु का सापेक्षिक मूल्य अधिक हो जाता है। जब एक वस्तु के सस्ते होने का प्रभाव दूसरी वस्तु के सापेक्षिक दृष्टि से महंगे होने के प्रभाव से पूर्णतया नष्ट हो जाता है, तब उपभोक्ता को वस्तु के सस्ते होने से पहले और बाद की स्थिति में एक सी संतुष्टि मिलती है। अतः मूल्य परिवर्तन होने पर जब उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय में इस प्रकार परिवर्तन कर देता है कि जिससे उसकी वास्तविक आय यथा स्थिर रहे, इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव कुछ मान्यताओं पर आधारित है। अब देखिए, उसमें जो मान्यताएं हैं उसमें सबसे पहली एक मान्यता है कि वस्तु के सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप एक वस्तु अन्य दूसरी वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है। सबसे पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता, उपभोक्ता की मौद्रिक आय इस प्रकार उचित परिवर्तन किया जाता है। आप फिर से देखें, उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इस प्रकार उचित परिवर्तन किया जाता है कि उसकी वास्तविक आय में कोई परिवर्तन ना हो। यह उपभोक्ता की कुल मौद्रिक आय से इतनी मात्रा में कमी करके किया जाता है कि वह उसी उदासीनता वक्र पर बना रहे तथा परिणाम स्वरूप नए संयोगों में उपभोक्ता अपने कुल संतोष में किसी कमी अथवा वृद्धि का अनुभव नहीं करता। इसे रेखा चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम एक रेखा चित्र का निर्माण करते हैं।
मूल बिंदु O, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, P L P1 L1 A B D और C। और देखिए यह है IC यानी इंडिफरेंस कर्व, ये E बिंदु और F बिंदु। प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव x वस्तु, यह y वस्तु, अब देखिए मैंने जो रेखा चित्र का निर्माण किया है, इस रेखा चित्र में जब उपभोक्ता की x वस्तु की कीमत बढ़ जाए, x वस्तु की कीमत बढ़ जाए, लेकिन y वस्तु की कीमत इतनी घट जाए कि पुनः उपभोक्ता उसी उदासीनता वक्र पर बना रह सके, मूल्य तथा आय में इस प्रकार परिवर्तन को आय में क्षतिपूरक परिवर्तन कहते हैं। रेखा चित्र में प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। प्रारंभ में उपभोक्ता E बिंदु पर संतुलन की अवस्था में यानी साम्य अवस्था में है। इस संतुलन की दशा में उपभोक्ता x वस्तु की OA मात्रा क्रय करता है, x वस्तु की OA मात्रा क्रय करता है तथा y वस्तु की OC मात्रा क्रय करता है। PL यानी PL कीमत रेखा है। जब यदि मान लें कि y वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तथा x वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप अब y वस्तु की अपेक्षा x वस्तु सस्ती हो जाती है, ऐसी स्थिति में y के मूल्य में वृद्धि होने से उपभोक्ता वास्तविक आय में जो कमी हुई है उस क्षतिपूर्ति की या क्षति की पूर्ति x वस्तु के मूल्य में कमी हो जाने के कारण हो जाती है। अतः दोनों वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन इस प्रकार हुआ है कि उपभोक्ता की स्थिति पूर्ववत रहती है तथा उपभोक्ता का संतुलन पहले वाले उदासीनता वक्र पर ही बना रहता है, सिर्फ संतुलन का बिंदु बदल जाता है। देखें पहले उपभोक्ता x वस्तु की OA मात्रा क्रय करता था, उस समय y वस्तु की OC मात्रा को क्रय करता था, या ये कहें कि उपभोक्ता x वस्तु की CE मात्रा को क्रय कर रहा है और y वस्तु की
ओसी मात्रा को क्रय करता था। इस स्थिति में उपभोक्ता की जो कीमत रेखा थी वह P और L थी। अब X वस्तु की कीमत में परिवर्तन किया गया, लेकिन Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं किया गया। तो देखिए, अब Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन X वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन हो जाता है तो उपभोक्ता क्या है कि X वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बाद में उसका संतुलन जो बिंदु E वाला था वह टूट जाता है और नई उसकी कीमत रेखा P1L1 हो जाती है। P1L1 हो जाने के बाद में उसकी जो खरीदारी है या वह जो उपभोग करता है वह OA से बढ़ाकर OB कर देता है, और जब वह OB की मात्रा खरीदता है उस समय Y वस्तु की जो मात्रा खरीदता है वह O और D के बराबर खरीदता है, और इस स्थिति में उसका जो संतुलन बिंदु है वह F बन जाता है। लेकिन यहाँ एक स्थिति ये है कि उपभोक्ता की कीमतों में भले ही परिवर्तन हुआ हो, उपभोक्ता ने जिन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह IC यानी इंडिफरेंस कर्व की जो संतुलन बिंदु हैं E और F एक ही संतुलन बिंदु पर हैं, इसलिए यह प्रतिस्थापन प्रभाव है। उपभोक्ता की कीमत रेखा PL भी अब कीमत रेखा P1L1 है। पहले का संतुलन बिंदु E था, अब नया संतुलन बिंदु F है। पहले वाले सामने में उपभोक्ता X वस्तु की OA मात्रा तथा Y वस्तु की OC मात्रा क्रय करता था, लेकिन नए संतुलन में X वस्तु की OB मात्रा तथा Y वस्तु OD मात्रा का प्रयोग करेगा। दोनों ही संतुलन बिंदु IC1 पर ही हैं, अतः उपभोक्ता की स्थिति यथावत है। वह सिर्फ महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। इस प्रकार E तथा F दोनों ही एक ही उदासीनता वक्र पर हैं और यह परिवर्तन प्रतिस्थापन का सूचक है। प्रतिस्थापन प्रभाव का प्रदर्शन सदैव एक ही उदासीनता वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अब देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव में अब हम एक और नया इसमें जोड़ते हैं, और वह है प्रोफेसर हिग्स के दृष्टिकोण में प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन हिग्स व्यू पॉइंट। अब देखिए, सर्वप्रथम हमें हिग्स के दृष्टिकोण में प्रतिस्थापन प्रभाव को समझना है। तो वह समझें, होता क्या है कि प्रोफेसर हिग्स ने जो प्रतिस्थापन प्रभाव का दृष्टिकोण दिया है वह है हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में वस्तु की केवल सापेक्ष कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग पर प्रभाव जानने के लिए उसकी मौद्रिक आय में उतनी मात्रा में परिवर्तन किया जाता है जिससे उसकी संतुष्टि पूर्व स्तर पर स्थिर रहे। अब देखिए, इसे समझने के लिए हमें एक रेखा चित्र का निर्माण करना होगा। तो रेखा चित्र का हम निर्माण करते हैं। अब देखें,
ये x बिंदु, यह है PL1, यह है A B, PL M1 M T Q N R S IC2 IC1 M1, X वस्तु Y वस्तु। अब देखिए इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि रेखा चित्र में पॉइंट 1 में रेखा चित्र में दो वस्तुओं की दी हुई कीमतों तथा उपभोक्ता की दी हुई आय को बजट रेखा PL व्यक्त करती है। पॉइंट 2, उपभोक्ता तटस्थ वक्र के Q बिंदु पर, उपभोक्ता तटस्थ वक्र के Q बिंदु पर संतुलन की अवस्था में है और वह X वस्तु की OM मात्रा तथा Y वस्तु की ON मात्रा को क्रय करता है। यह प्रारंभिक स्थिति है। तीसरा बिंदु है, कल्पना कीजिए कि वस्तु X की कीमत घटती है। पहले वस्तु X की कीमत PL थी, अब वस्तु X की कीमत घट जाती है। हमने ये कल्पना की और कल्पना करने के बाद में जब वस्तु X की कीमत घट जाती है तो अब देखिए जब वस्तु X की कीमत घटती है तब क्या होता है, तो देखें वस्तु Y की कीमत समान या स्थिर रहती है। वस्तु Y की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया, वह समान है या स्थिर है। उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर या समान रहती है। उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर वस्तु X की कीमत घटने के तात्कालिक परिणाम होंगे। अब देखिए वो परिणाम क्या होंगे, तो यहां देखें नई कीमत रेखा PL1 हो जाती है। जब X वस्तु की कीमत में कमी होती है तो नई कीमत रेखा PL1 हो जाती है तथा वस्तु X की कीमत घटने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ेगी। और जब वास्तविक आय बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, तो देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव को
मालूम करने के लिए वास्तविक आय में वृद्धि को नष्ट करना होगा और इसके लिए उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इतनी कमी करनी पड़ेगी जिससे कि वह पहले तटस्थ वक्र रेखा IC1 पर ही बना रहे, अर्थात IC2 पर उपभोक्ता की आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन करना पड़ेगा। अब देखिए चौथा बिंदु है इसमें, जब उपभोक्ता से उसकी वास्तविक आय में वृद्धि को समाप्त करने के लिए कहा जाता है या समाप्त करने के लिए कुछ आय को ले लिया जाए तो वह बजट रेखा PL1 थी, वह आगे खिसक कर A B को PL1 की समांतर इतनी दूरी पर खींचा गया है जिससे यह तटस्थ वक्र IC1 के किसी बिंदु को स्पर्श करे, अर्थात उपभोक्ता की आय में वस्तु X की मात्रा L1B के बराबर अथवा Y वस्तु की PA के बराबर कमी हो गई है, जिससे कि वह अपने तटस्थ वक्र IC के बिंदु T पर संतुलन में है, जहां कीमतों के सापेक्षिक परिवर्तन के कारण उपभोक्ता X वस्तु का उपभोग OM से बढ़ाकर OM1 तथा Y वस्तु का उपभोग OM से घटाकर OM1 कर देता है। अब देखिए प्रोफेसर हिग्स के दृष्टिकोण में प्रतिस्थापन प्रभाव। अब आगे प्रोफेसर स्लट्स्की के दृष्टिकोण में भी हम प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो चलिए प्रोफेसर स्लट्स्की के दृष्टिकोण में प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन करेंगे। स्लट्स्की के दृष्टिकोण में प्रतिस्थापन प्रभाव यानी substitution effect in Slutsky viewpoint। अब देखिए अभी हमने हिग्स के दृष्टिकोण में प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन किया और अब हम जो स्लट्स्की के दृष्टिकोण का जो अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें समझना है कि स्लट्स्की के दृष्टिकोण में प्रतिस्थापन प्रभाव है क्या। तो देखिए स्लट्स्की के अनुसार उपभोक्ता की आय में परिवर्तन पूर्व कीमत पर वस्तु X की क्रय की जा रही मात्रा की लागत तथा नई कीमत पर उसी मात्रा की लागत में अंतर के समान किया जाता है। आय को तब लागत अंतर से बदलना कहा जाता है। इस प्रकार स्लट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में परिवर्तन
लागत अंतर के बराबर किया जाता है, न कि क्षतिपूरक परिवर्तन के समान। अब देखिए आगे, इसे समझने के लिए स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव को हम रेखा चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। तो देखिए अब हम नए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं और यहां देखें नए रेखा चित्र का निर्माण कर रहे हैं। इसी के समानांतर P L L1 X H K M
O W N G Q S K I C 1 I C 2 I C 3 X वस्तु Y वस्तु। अब देखिए रेखा चित्र में दो वस्तुओं की दी हुई कीमतों तथा उपभोक्ता की दी हुई आय को बजट रेखा PL द्वारा प्रदर्शित किया गया है। पॉइंट 2, उपभोक्ता की संतुलन की स्थिति बिंदु Q पर है और इस साम्य बिंदु पर वह X वस्तु की OM मात्राओं को क्रय करता है, लेकिन यही Y वस्तु की OM मात्राओं को क्रय करता है। यह प्रारंभिक स्थिति है। अब देखिए, मान लें या कल्पना कर लें, तो कल्पना कीजिए कि वस्तु X की कीमत घट जाती है और जब वस्तु X की कीमत घटती है तथा वस्तु Y की कीमत स्थिर या समान रहती है, तब अब नई कीमत रेखा PL1 होगी। PL1 होगी। वस्तु X की कीमत घटने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ेगी और इसलिए उपभोक्ता एक ऊंचे तटस्थता वक्र IC3 के बिंदु पर साम्य संतुलन की स्थिति में होगा। मगर प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि को हमें नष्ट करना होगा, और जब हम उसकी वास्तविक आय की वृद्धि को नष्ट करेंगे तब देखिए पॉइंट 5, उपभोक्ता की मौद्रिक आय जो कि वह वस्तुओं की प्रारंभिक संयोग को क्रय कर सके, इसके लिए एक काल्पनिक बजट रेखा जो GH के नाम से है, GH काल्पनिक बजट रेखा का हमने निर्माण किया है। प्रारंभिक संतुलन बिंदु GH पर या GH जो खींची गई है वो प्रारंभिक संतुलन बिंदु Q बिंदु से होकर गुजरती है तथा नई कीमत रेखा PL1 के समानांतर है। PL1 के समानांतर यह रेखा का निर्माण किया है। देखिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इसे रेड कलर से कर देता हूं, आपको दिखाई देगा। यह रेखा है। अब देखें छठा बिंदु, काल्पनिक कीमत रेखा GH नई कीमत रेखा PL1 के समानांतर है, इसलिए काल्पनिक कीमत रेखा GH नए कीमत रेखा या नई कीमत अनुपात को बताएगी तथा GH कीमत रेखा प्रारंभिक संतुलन
बिंदु Q से गुजरती है, इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं की प्रारंभिक संयोगों को खरीद सकेगा। अतः उपभोक्ता की आय को वस्तु Y के रूप में PG, P और G के समान तथा वस्तु X के रूप में L1H के समान घटाना पड़ेगा। यानी ऊपर इधर PG के बराबर और इधर L1H के बराबर हमें घटाना पड़ेगा। फलतः वस्तुओं के संयोग Q को यदि चाहे तो क्रय कर सकता है, यानी उपभोक्ता वस्तुओं के जो संयोग है Q चाहे तो उसे खरीद सकता है, पर क्योंकि वह Q बिंदु बजट रेखा GH पर स्थित है तथा उपभोक्ता संयोग Q को नहीं खरीदेगा, क्योंकि वस्तु X पहले से सस्ती हो गई है और वस्तु Y पहले से अधिक महंगी है। अतः Y के स्थान पर उपभोक्ता X वस्तु का प्रयोग करेगा। बिंदु 7, स्लट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता का चलन एक ही तटस्थता वक्र IC1 पर ही नहीं होता, क्योंकि बजट रेखा GH जिस पर उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करता है, तटस्थता वक्र IC1 को कहीं पर स्पर्श नहीं करता। काल्पनिक कीमत रेखा GH तटस्थता वक्र IC2 के S बिंदु को स्पर्श करती है। अतः उपभोक्ता अब बिंदु S पर स्थायी साम्य की स्थिति में होगा। इस प्रकार स्लट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता का तटस्थता वक्र बदल जाता है और उपभोक्ता निचले तटस्थता वक्र से ऊंचे तटस्थता वक्र पर पहुंच जाता है। अब देखिए, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे एंजल वक्र का। तो देखिए, एंजल वक्र का भी अध्ययन कर लेते हैं। चलिए, एंजल कार्य। एंजल वक्र यानी ENGL GELS एंजल्स कर्व, और इसे एंगल वक्र भी बोलते हैं। एंजल वक्र या एंगल वक्र भी बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि एंजल वक्र है क्या, एंजल कौन है। तो देखिए, विशेष तौर पर एंजल वक्र का जो उपयोग किया जाता है वो गृह विज्ञान यानी होम साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वह सभी स्टूडेंट्स एंजल वक्र को पढ़ते हैं। और यहाँ इकोनॉमिक्स में भी एंजल वक्र, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है, इसलिए, और यह पार्ट तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने इसे क्लियर करना उचित समझा और मैं इसे इसीलिए यहाँ आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। तो देखिए, एंजल वक्र जर्मनी के एक अर्थशास्त्री थे और जो सांख्यिकीकार थे, यानी जर्मनी के सांख्यिकीकार जिनका नाम
अर्नेस्ट एंजिल था। क्या नाम था? अर्नेस्ट एंजिल ने 19वीं शताब्दी के मध्य में विभिन्न आय वर्ग के परिवारों के पारिवारिक बजटों का अध्ययन किया। विभिन्न परिवारों द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च को विभिन्न मदों में बांटा गया। और यहाँ जब बांटा गया तो उसमें उन्होंने किस किस में बांटा? देखिए, खाद्यान्न, कपड़ा, मकान, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन आदि में इन्होंने बांटा। और जब बांट लिया तब उसका इन्होंने अध्ययन किया। प्रोफेसर एंजिल के अध्ययन का उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि आय बढ़ने पर परिवार द्वारा विभिन्न या भिन्न भिन्न मदों पर किए गए व्यय की राशि में क्या परिवर्तन आता है। इस संबंध में एंजिल का जो निष्कर्ष था वह आय में वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक परिवार द्वारा, अब देखिए प्रत्येक परिवार द्वारा क्या, नंबर 1, खाद्यान्न पर व्यय की जाने वाली राशि कुल आय के प्रतिशत के रूप में कम होती है। नंबर 2, कपड़े पर व्यय की जाने वाली राशि कुल आय के प्रतिशत के रूप में एक समान रहती है। नंबर 3, विलासिता की वस्तुओं के उपभोग पर व्यय की जाने वाली राशि कुल आय के प्रतिशत के रूप में बढ़ती है। नंबर 4, कुल बचत की राशि कुल आय के रूप में बढ़ती है। और नंबर 5, एंजिल द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष ही एंजिल का उपभोग नियम है तथा यही कीन्स के रोजगार सिद्धांत और आय के सामान्य सिद्धांत का एक आधार भी है। अब देखिए, एंजिल का जो वक्र है यानी आय उपभोग वक्र, आईसीसी से एंजिल वक्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है, तो इसे हम देखते हैं। यानी डेरिवेशन ऑफ एंजिल्स कर्व फ्रॉम द इनकम कंजप्शन कर्व। तो देखिए, इसका हम निर्माण करते हैं। चलिए इसका भी निर्माण करते हैं। इसके लिए मुझे 2 चित्र बनाने होंगे। देखिए, 2 चित्रों का निर्माण करना है। छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे भाई, बोर्ड छोटा है।
डी ई एफ और इसे बोलते हैं हम एंजिन कर्व यानी ई सी। यह एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये x3 x2 x1 0 m1 m2 m3 और ये x1 x2 और x3। ये देखिए ये है Q1 Q2 Q3 A B C और ये है I C C Y P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 और यह वस्तु X वस्तु X ये है I और यहाँ वस्तु Y यानी Y वस्तु। अब देखिए ये A पार्ट और इसे B पार्ट। अब देखिए इसे समझना है तो इसे समझते हैं, यानी आय उपभोग वक्र यानी ICC इनकम कंजप्शन कर्व जिसे आय उपभोग वक्र बोलते हैं। मैं चाहूँ तो आपके सामने लिख देता हूँ आय उपभोग वक्र। और आय उपभोग वक्र कौन सा है? ये वाला। अब देखिए इसकी जो व्युत्पत्ति की गई है वो कैसे की है, यानी आय उपभोग वक्र द्वारा x वस्तु के एंजिल अथवा आयमान वक्र का निर्माण किया है। तो देखिए कैसे किया है। सबसे पहले रेखा चित्र में पहला वाला जो रेखा चित्र है इसमें A धनात्मक ढाल आय उपभोग वक्र, यानी वक्र कैसा है? धनात्मक है, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ है। और कल मैंने आपको ये बताया था, ये चित्र बनाया था आपके समक्ष इस टाइप का, और इसमें PCC PCC1 PCC2 PCC3 और मैंने आपको बताया था कि PCC यानी कैसा? धनात्मक, जो कि ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ है, धनात्मक है। और जब ये धनात्मक होता है तो x वस्तु कैसी होती है? x वस्तु होती है श्रेष्ठ। और उसके बाद में जब PCC यानी प्राइस कंजप्शन कर्व कीमत उपभोग वक्र क्षैतिज होता है तब भी x वस्तु धनात्मक होती है। जब PCC2 लंबवत होता है तब x वस्तु हीन मानी जाती है। और PCC3 जब पीछे की ओर गिरता हुआ होता है
तो वस्तु कौन सी, एक्स वस्तु बहुत ही हीन या अत्यधिक हीन में गिनती होती है। तो यहाँ देखें एक्स वस्तु का जो ढाल है वह ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ है, मीन्स धनात्मक है। और यही कहता है कि रेखा चित्र ए धनात्मक ढाल आय उपभोग वक्र यानी आईसीसी यह व्यक्त करता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ एक्स वस्तु की मांग मात्रा में भी वृद्धि होती है। जब उपभोक्ता की आय M1 है, जब उपभोक्ता की आय कौन सी M1, जब उपभोक्ता की आय M1 है तब अब आप देखेंगे कि M1 कहाँ है, तो इसी जो मैंने x1 x2 x3 लिखा था इसी आप M1 सॉरी x1 M1 है। जब उपभोक्ता की आय M1 है, जब उपभोक्ता की आय M1 है तो वह x वस्तु की OX मात्रा OX1 मात्रा क्रय करता है या खरीदता है। जब आय M1 से बढ़कर M2 हो जाती है तब उपभोक्ता x वस्तु की OX1 मात्रा से बढ़ा करके OX2 मात्रा को क्रय करता है। वस्तु की आय फिर बढ़ जाती है, उपभोक्ता की आय में फिर वृद्धि हो जाती है और वह OM1 से OM2 को छोड़ते हुए भी OM3 पर पहुंच जाता है, तब वह x वस्तु की जो मात्रा की खरीदारी करता है वह OX1 OX2 से आगे OX3 का खरीदारी करता है। अब देखिए इस प्रकार हम उपभोक्ता की आय तथा x वस्तु की मांग मात्रा का जो संबंध है वो ज्ञात करते हैं। अब देखिए उपभोक्ता की आय तथा x वस्तु की जो मांग मात्रा है उसका जो संबंध है वो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ देखते हैं मौद्रिक आय यानी मौद्रिक आय और वस्तु की मांग मात्रा, वस्तु की मांग मात्रा। अब देखिए मान लीजिए मौद्रिक आय उपभोक्ता की M1 है, कौन सी है M1, तब उपभोक्ता की जो मांग है वह कितनी है OX1। उपभोक्ता की आय OM1 से चेंज होकर के M2 हो जाती है, तब उसकी जो मांग होगी वो OX2 होगी। उपभोक्ता की आय और बढ़ जाती है, M3 जब हो जाती है तो उसकी जो मांग मात्रा होगी वह भी OX3 के बराबर होगी। अब देखिए अब हम आय और x वस्तु की क्रय की गई मात्राओं के संयोगों को रेखा चित्र B से A में स्थानांतरण करते हैं और रेखा चित्र A से M1 आय और x वस्तु की OX1 मात्रा को व्यक्त करता हुआ बिंदु हम कौन सा D खींचते हैं तथा M2 आय और x वस्तु OX2 मात्रा को व्यक्त करता हुआ बिंदु F ट्रेस करते हैं तथा DE और F बिंदुओं को
मिलाने वाली यानी डी ई ए बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम एंजल वक्र के नाम से जानते हैं या इसे ईसी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ईसी वक्र जिसका ढाल धनात्मक है यह व्यक्त करता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर एक्स वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती है, जिसका अर्थ यह है कि एक्स सामान्य या श्रेष्ठ वस्तु है। धनात्मक ढाल के अतिरिक्त डी आई मांग वक्र से यह भी व्यक्त होता है कि ढाल में तीव्र गति से वृद्धि होती है या तीव्र गति से वृद्धि होती जाती है। इसका अर्थ यह है कि एक्स खाद्य पदार्थ जैसी आवश्यक वस्तु है, क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उपभोक्ता एक्स वस्तु की अतिरिक्त मात्रा में कमी करता जाता है। ऐसी स्थिति में मांग की आय सापेक्षता धनात्मक परंतु कम होती है। हम ऐसे एंजल वक्र का निर्माण भी कर सकते हैं जो कि ऐसी वस्तुओं की मांग व्यक्त करते हैं जिनकी आय मांग की लोच अपेक्षाकृत ऊंची है। यदि एक्स हीन वस्तु हो तो आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक्स वस्तु की मांग कम हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में एंजल वक्र का जो ढाल है वह ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए, तटस्थ वक्रों से मांग वक्र का निर्माण। तो तटस्थ वक्रों से मांग वक्र का निर्माण करते हैं, पर अब वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे क्योंकि तटस्थ वक्रों से मांग वक्र का निर्माण इसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे और कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और हीन वस्तुएं श्रेष्ठ वस्तुओं के संपर्क में इनके भी दोनों की क्लियरिटी किया जाएगा या इन्हें क्लियर किया जाएगा। और वीडियो पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ये जो मेरे साथ नोट्स हैं ये सारे के सारे नोट्स मेरी डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। आप नोट्स को लिंक के माध्यम से खोल करके पढ़ें। धन्यवाद।